हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त बहुत बड़ा इशू है, डेली वेजर्स की सर्विसेज कंटिन्यू करने का और जो टेम्परेरी स्टाफ है, ख़ास तौर से नॉन टीचिंग, उसके परमानेंट होने का। ये जनवरी के पहले हफ्ते में मालूम हुआ कि इस टेम्परेरी या ये कहिए डेली वेजर स्टाफ का दिसंबर की सैलरी भी नहीं मिली और आगे जो एक एक साल का एक्सटेंशन हुआ करता था वो भी नहीं हुआ। बाद में ये हुआ कि 6 महीने के लिए उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है, रैलीज निकल रही हैं, भाषण हो रहे हैं, लीडर्स अपनी बात रख रहे हैं और इन सब से बड़ी नो डाउट सभी को हमदर्दी है और हमदर्दी दिखा रहे हैं कि इनका, इनकी फैमिली का, इनके बच्चों का क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ बातें करनी होंगी। ये बातें मैं समझता हूँ बहुत कड़वी भी हैं और लोगों को शायद पसंद ना भी आए, लेकिन बातें सबके बीच आनी चाहिए और उन्हें बहुत समझदारी के साथ बैठ कर के सुनना चाहिए और जो फिर उसमें बेहतर रास्ता हो उसे निकालना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो उनके कंट्रोल से भी बाहर हैं, जो कि दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या यूजीसी तय करती है और वाइस चांसलर को या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को एक डायरेक्टिव आता है उसे फॉलो करने का या इम्प्लीमेंट करने का। जो मैं समझता हूँ ये अब से नहीं, कोई 20 साल पहले से बार बार यूजीसी से ये लेटर्स और रिमाइंडर्स आते रहे कि हमारे यहाँ ओवर स्टाफिंग है। नॉन टीचिंग स्टाफ जितना होना चाहिए, जो उसकी रेशो है एज पर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी सिस्टम, उससे कहीं ज़्यादा है। तो जो भी ये प्रॉब्लम पिछले 5 साल की नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 40 साल 50 साल की है और लोग जो हैं, लेकिन वही बात है, हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है, अच्छी अच्छी बातें करना चाहता है, सख्त बात करना या जिसमें किसी का नुकसान हो रहा हो उसे नहीं कहना चाहता। देखिए, सवाल नुकसान और फ़ायदे का तो बाद में आता है, पहले इन प्रिंसिपल भी बात करनी चाहिए कि क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो सकता। जो मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि जो रेगुलर पोस्ट पर लोग एम्प्लॉयज़ हैं नॉन टीचिंग के, वो रिटायर होते हैं, तो उनकी जगहों पर जो मैं समझता हूँ अब तक यही हो रहा है कि एक लिस्ट बनी हुई है डेली वेजर्स की, उसमें से जो सीनियरिटी के हिसाब से उन पोस्ट पे उन्हें बैठा दिया जाता है और कुछ में सिलेक्शन कमेटी की ज़रूरत ही नहीं होती, 4th ग्रेड वगैरह में उन्हें रेगुलराइज कर देते हैं और कुछ में इस तरह का रिक्वायरमेंट है कि आपने उनका टेम्परेरी एडहॉक बेसिस पर प्लेसमेंट तो कर दिया अगेन रेगुलर पोस्ट, लेकिन उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, जो जिससे सिलेक्शन कमेटी का ये एडवर्टाइजमेंट हो, सिलेक्शन कमेटी हो, फिर अपॉइंटमेंट हो। ये कहना कि साहब हम तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं सिर्फ, तो बिल्कुल सही है, आपका एक बहुत हक बनता है, राइट बनता है, लेकिन उन फॉर्मेलिटी से आप ना डरिए। फॉर्मेलिटीज़ तो कुछ करनी पड़ेंगी, करनी पड़ती हैं, लेकिन हाँ, उस वक्त फॉर्मेलिटीज़ करते हुए ये तो सोचा जाएगा, सोचेंगी आपकी अथॉरिटीज़ कि भाई इसकी इतने दिन की सर्विस है, इसे कैसे
इससे कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए इसमें बहुत डरने की और उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अब आइए आ गए, शायद ये लेटर मैंने भी देखा है और कुछ 2-3 साल पहले प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके पास भी आया कि आप जो डेली वेजेस रखे हैं इनकी सैलरीज यूजीसी नहीं देगी, जो सैंक्शन पोस्ट है उनकी देगी, उसके अलावा नहीं देगी। अभी तक यूनिवर्सिटी क्या करती रही कि जस्ट टू हेल्प देम कि कोई जॉबलेस ना हो, तो इन द नेम ऑफ सेविंग्स के जो हमारे सेविंग्स हैं उनमें से हम उनकी सैलरी देते रहे। अब वो सिस्टम भी बदल गया। आपको शायद मालूम होगा कि आपकी एनुअल रिकरिंग ग्रांट 1100 करोड़ के करीब है। पहले वो एडहॉक बेसिस पर मार्च अप्रैल में आ जाती थी और पूरे साल यूनिवर्सिटी अपने तरीके से उसे इस्तेमाल करती थी। मान लिया हमारे यहाँ 40 या 35% सीट जो पोस्ट हैं वो खाली हैं, या उन पे एडहॉक पे जो काम कर रहे हैं वो 1/4 सैलरी 1/3 सैलरी पे कर रहे हैं, तो जो बचता था उसे हम सेविंग कहते थे और उस सेविंग को हम जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उसकी सैलरी देते थे। अब ज़ाहिर है चाहे शिकायत गई हो चाहे एक रिफॉर्म हो, यूजीसी ने जहाँ तक मुझे मालूम है ये किया है कि हर महीने अगले महीने की हर महीने के एंड पर जो सैलरीज का बिल बनता है वो भेजती है। तो उसमें अब ये मुमकिन नहीं रहा कि जो 40% वैकेंट पोजीशंस हैं टीचिंग की नॉन टीचिंग की कि उनकी भी सैलरी वो भेज देते हों, शायद नहीं भेज रहे हैं। लिहाजा इतने लोगों की सैलरी अब यूनिवर्सिटी कहाँ से देगी? ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में पैसा अरेंज करना कोई इतना आसान नहीं है और ना कर सकता है। तो उसके लिए वही है कि जो मेरी इत्तला है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी से और एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात कर रहा है और हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन ज़ाहिर है सैलरी तभी मिलेगी, सैलरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वहाँ से पैसा ना आ जाए। दूसरा, अगर मैं अपनी तरफ से भी ऑफ़र करता हूँ कि अगर हम इतना ही कंसर्न फील करते हैं तो जो लोग इस इशू को बहुत ताकत के साथ उठा रहे हैं और उनके साथ नो डाउट सभी की हमदर्दियाँ हैं, हमारी भी हैं, उन्हें ये प्रपोजल लाना चाहिए कि पूरा स्टाफ कम से कम अपनी 10% सैलरी डोनेट करे, यूनिवर्सिटी को दे, जिससे कि इन लोगों की तनख्वाहें जाती रहें। मैं समझता हूँ इतनी लार्ज हार्टेडनेस होनी चाहिए। एक तरफ कभी कभी हम कहते हैं कि इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनके लिए हम जान दे देंगे, तो हम जान नहीं मांग रहे, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि सभी लीडर्स टीचिंग नॉन टीचिंग सब बैठें, टीचिंग वाले टीचिंग का, नॉन टीचिंग वाले नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अपनी इन राइटिंग यूनिवर्सिटी फाइनेंस ऑफिसर को दें कि जब तक कि इनका कोई अरेंजमेंट ना हो तब तक वो अपनी 10% सैलरी यूनिवर्सिटी के मिसलेनियस अकाउंट में भेजेंगे, जिससे कि इस टेम्परेरी स्टाफ की सैलरी यूनिवर्सिटी देती रहे, इनकी सर्विसेज ख़त्म ना हो। एंड इन द मीन टाइम वो कोशिश करें यूजीसी से और एमएचआरडी से, उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यही कहा जा सकता है कुछ ना कुछ होगा। जो एटीट्यूड है इस वक्त गवर्नमेंट का, जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरह से पैसे की बचत कर रही है लेवल पर, वो कोई बहुत आसान भी नहीं है। और ना ऐसा है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जाए और इन डिटो उनकी बात को मान लिया जाए। हाँ, दे कैन ट्राई, दे कैन कन्विंस, और हो सकता है मान भी लें, हो सकता है ना भी माने। दूसरी चीज़ एक अब आती है बहुत कड़वी बात, वो ये है, शायद लोगों को बहुत बुरी लगेगी, कि जब हम प्रोस्ट होते हैं, प्रोस्ट वार्डन बनते हैं या प्रॉक्टर ऑफिस में प्रॉक्टर बनते हैं या डिप्टी प्रॉक्टर बनते हैं, तो हम क्या करते हैं,
ये आज की बात नहीं है, ये मैंने सन 60 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आया था। ये तब तब उस वक्त से आज तक तो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले का मुझे नहीं मालूम कि जो लोग मेरे घर पर, यानी हम सो कॉल्ड न्यू प्रोस्ट, वार्डन्स, प्रॉक्टर, DAW एट्सेट्रा, जो लोग इनके घरों पे 10-10, 20-20 साल तक रोटियां बनाती थी, घर में सफाई करते थे, जैसे हमें कोई पोजीशन मिली, हमने पहले उन लोगों को, चाहे उनकी उम्र 60 साल हो, उम्र लिखवा दी 40 साल सर्टिफिकेट में, और उनका अपॉइंटमेंट कर दिया। स्टाफ भर पहले निभ जाता था ये मामला, लेकिन अब इतना आसान नहीं रहा। इस यूनिवर्सिटी में ऐसे भी केसेस हैं जहाँ बेटा रिटायर हो गया, चूँकि बेटा क्लर्क था, उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी, और बाप सर्विस में था। कैसे हुआ? इसका मतलब बाप की उम्र जो है कम से कम 25-30 साल कम लिखाई गई। ये भी केसेस है। और अभी भी आई कैन एश्योर यू कि कम से कम 30% स्टाफ ऐसा है जिसकी एज 5 से लगा करके 20 साल कम लिखी हुई है। तो देखिए, अगर ये किसने किया? ये तो हमने ही किया ना, ये गवर्नमेंट ने तो नहीं किया। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जानबूझ करके कर रहे हैं। अरे भाई, एक हटेगा, चलो उसके बच्चे को कर दो। एक नौजवान है, वो काम करेगा, उसे मौका मिलेगा, ना कि हम उस तरह से लोगों को उसमें लगाए रखें। तो गड़बड़ तो हमने भी बहुत की है। उसकी जिम्मेदारी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं है, या किसी ख़ास यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स के ऊपर नहीं है, या किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं। इसकी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है, सब के ऊपर है। अब आप एक बात बताइए, कैसे चलेगा? और स्टाफ तो यूँ है कि सिक्योरिटी के लोग कुछ ऑफिसर्स के घरों पर लगे हुए हैं। क्या आपने कभी इसकी बात करी? आप ये बात क्यों नहीं उठाते कि जो एंटाइटल्ड हैं इस सिक्योरिटी के लिए, जो सिर्फ मैं समझता हूँ वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, इसके अलावा 1-2 और हो सकता है, जिनके घर पर 1-1 या 2-2 या 4-4 हेल्पर्स, असिस्टेंट्स रह सकते हैं। बाकी चाहे वो प्रोस्ट हो, चाहे डिप्टी प्रोक्टर हो, चाहे वो DAW हो, उन्हें कभी भी किसी तरह का ना तो एंटाइटलमेंट है, ना मिलता था। लेकिन आप देखिए, सबके घरों पर सिक्योरिटी के लोग लगे हैं। सिक्योरिटी आपकी यूनिवर्सिटी में जितने मेंबर्स हैं, आई थिंक मोर देन डबल ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। तो इस चीज़ को तो देखना चाहिए। और लिहाजा जब ज़्यादा मेंबर होंगे, उन पर काम कम होगा, तो उससे सुधार नहीं होगा, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ओवर स्टाफिंग इज इटसेल्फ ए ग्रेट प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा एक किस्सा सुनाऊं। मैं NRC का प्रोस्ट हुआ। मैंने देखा NRC में ना तो हॉस्टल है, ना खाना बनना है, ना लड़का वहाँ कमरा है उनकी कोई प्रॉब्लम हो। तो वहाँ तो एक बहुत मिनिमम रिक्वायर्ड स्टाफ की ज़रूरत थी। तो होता क्या था, जो कमेटी जिसमें मीटिंग्स होती थी, मीटिंग रूम था जिस पर 20 लोग बैठ जाते थे, बड़ी टेबल थी, वहाँ दिन भर ये लोग बैठ करके जुआ खेलते थे, ताश खेलते थे। दूसरे हॉल के लोग आकर के, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आकर बैठते थे। मैंने उस ज़माने में तकरीबन 10 लोग विद पोस्ट वहाँ से रिलीव किए, रजिस्ट्रार को ख़त लिखा कि इन्हें जहाँ चाहे आप भेज दीजिए, यहाँ ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिफारिश आई, अरे साहब आपका क्या बिगड़ रहा, आप क्यों ट्रांसफ़र करा रहे? अरे भाई, जब वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, और जब ज़रूरत नहीं तो वो क्या करेंगे? खुराफात करेंगे, गलत सलत काम करेंगे। तो उन्हें वहाँ भेजे ना जहाँ काम है। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए, कई बार अटैम्प्ट तो किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई किसी की कि वो रेशनलाइज करें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को। टीचिंग में भी है कि बाद जगह डिपार्टमेंट में जहाँ 10 की ज़रूरत है, वहाँ सैंक्शन पोस्ट 4 है, 6 नहीं है, 6 ज़रूरत है वहाँ। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ 20 से काम हो सकता है टीचिंग स्टाफ से, वहाँ 50 का स्टाफ है। तो ये यूनिवर्सिटी के परव्यू में है एक लेटर लिखना ऐसे कि जहाँ पर कमी है
वहाँ पर पोस्ट दें। हाँ, किसी को हटाए ना, जैसे जैसे रिटायर होते जाएं तो उन पोस्ट को वो ट्रांसफ़र उन डिपार्टमेंट्स में कर दें, चूँकि यूजीसी अब आसानी से पोस्ट नहीं दे रही है, काफ़ी दिन से नहीं दे रही है। अगर आप 10 मांगते तो 2 देती है, तो डिपार्टमेंट कैसे चलाएं? कुछ जगहों पर पहले जहाँ इंटेक 200 की थी, वहाँ आप इंटेक 50 की है उस कोर्स में, तो वहाँ तो एक्सेस स्टाफ है, तो वहाँ जो रिटायर हो उन पोजीशंस को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये सब सख्त कदम लेने पड़ेंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। वही बात टीचिंग का है, नॉन टीचिंग जो डेली वेजर्स है, ये भी मालूम करिए किन किन लोगों ने कितने लोग अपॉइंट किए हैं और क्या वो क्वालिफाइड थे या नहीं, क्या उनकी एज थी नहीं, क्या उन्हें कोई एक्सपीरियंस था नहीं, और क्या हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, सभी की है। सब मिलकर के बैठें और अगर कहीं जायज़ती हो रही है तो उसे भी पॉइंट आउट करें। 2 तरह की जायज़ती होती हैं, एक तो ये कि अननोइंगली पता नहीं क्या हो रहा है, और एक जानबूझ कर होती है। तो अननोइंगली जो हो रही उसे पॉइंट आउट करें कि साहब देखिए ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे प्लेसमेंट होना चाहिए या इनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए। और जो गलत तरीके से गलत फ़ायदा उठाने के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए या पॉपुलरिटी के लिए किया जा रहा, उस दबाव में आकर के एडमिनिस्ट्रेशन को कभी काम नहीं करना चाहिए। अगर दबाव में ला करके आप काम कराएंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है और मॉनिटरिंग भी अब खूब कर रही है। आपकी हर चीज़ बात की जा रही है, आपका एकेडमिक एवल्यूएशन भी होता है और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, और ये भी देख रहे हैं। तो और दूसरी चीज़, आप ही के बीच में लोग बैठे हुए हैं जो पूरी एक एक चीज़ की खबर वहाँ देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं वो अनअवेयर हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, सबको मालूम है। तो लिहाजा ये जो इशू है इस वक्त नॉन टीचिंग का या एडहॉक का, तो जाहिर है हार्डशिप तो है और नहीं होनी चाहिए। तो इसे एजिटेशन के तरीके से नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो बहुत एक्टिव लोग हैं टीचिंग नॉन टीचिंग के, जो लोग अपना सोसाइटी में अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, वो सब बैठें और कोई तरीक़ाकार निकालें कि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम ना आए और गवर्नमेंट को भी हम सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि पैसा तो वहीं से आना है। यहाँ बैठ के ये काम नहीं चलता कि हम ये कर देंगे, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। माहौल अब बदला हुआ है, पहले माहौल और था 14 से पहले, 14 के बाद सिस्टम बिल्कुल अलग है। इस सिस्टम में ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत से तो ये चार लगाएंगे कि इसका मतलब हम सरेंडर कर दें। अरे सरेंडर तो आप कर ही रहे हैं हर मामले में, क्या नहीं हो रहा है? आप चार दीवारी के अंदर आप अपने को बादशाह समझे, ऐसा नहीं है। आप पूरे मुल्क की हालत देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से जो 20 साल पहले जिन्होंने गड़बड़ किया उनके घरों को गिराया जा रहा, और वो जो गिराया जा रहा वो जायज़ गिराया जा रहा। अभी आप देख रहे हैं डिगी रोड पे क्या हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी 2-2 मंजिलें, तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? सही तोड़ी, आप रोते क्यों हो? आपने नाजायज़ क्यों किया? भाई आपको उसी वक्त ये देखते रोड यहाँ कितनी है, चलिए अगर 1-2 फीट आप टेम्परेरी तो बढ़ा लीजिए, आपने काम किया, प्रेशर पर हटा लेते। आपने पक्का स्ट्रक्चर बना दिया, उससे पूरी बिल्डिंग को नुकसान अब पहुँच रहा है तोड़ने में। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब आगे तो लोगों को सबक मिलेगा कि अब बहुत सोच समझ कर के लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि जो इस वक्त लोग हैं ये इनका नहीं, इनके बाप दादाओं के टाइम में हुआ था, ये सब पहले हुआ था जो भी एनक्रोचमेंट, लेकिन सजाएं नहीं मिल रही। तो इसलिए भाई थोड़ा सा वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यही कहना था। टेम्प्रेरी स्टाफ जो है, ख़ास तौर से डेली वेजर्स जो हैं, वो नो डाउट गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें जितनी भी सपोर्ट दे सकते हैं वो दें। लेकिन अगर आप ये समझें कि गलत तरीके से एजिटेशन करके या एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत दबाव और घेराव करके आप काम करा लेंगे, ऐसे नहीं होगा। ये जो होगा ये दिल्ली में तय होगा, और दिल्ली में भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से वो डिक्टेट नहीं होते हैं, वो डिक्टेट करते हैं। चूँकि आपको 1100 करोड़ एक साल में देते हैं, कोई मजाक नहीं। अब आप कहें हम तो टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर तो सब हैं, क्या सबको हक मिल रहा है? वो इशू अलग है, वो बहुत बड़ा इशू है अलग।
इस वक्त तो ये हो रहा है, जो गवर्नमेंट चाहेगी वो होगा। वो ज़माना गया कि गवर्नमेंट कुछ कहती थी, हम कुछ कहते थे, और हमारी बात फाइनली मान भी ली जाती थी। और वो टाइम नहीं है। लॉ ऑफ रूल है, रूल ऑफ लॉ। तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मेरा यही कहना है कि बजाय हम एक कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाएं, हम बैठ करके इन मामलों को रिजॉल्व करें, और हम आपके सबके साथ हैं। और मैं अपनी तरफ से ऑफ़र करता हूं कि मैं उसमें तैयार हूं कि सभी एम्प्लॉइज़, इवन आप चाहें तो हम लोग रिटायर्ड्स को भी रखें कि हमारी भी पेंशन 10% कम दी जाए हमें, और सारे स्टाफ की भी 10% कम हो, और वो फंड जनरेट करके इन लोगों की उससे तनख्वाह दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।